Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well. तो आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं इस सीरीज के अंदर वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको PYQs भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मीन्स ये पूरा जो वीडियो है ये घूमने वाला है आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड और साथ ही मैग्नेटिज्म के अराउंड, चुंबकत्व और साथ ही जो आपका विद्युत धारा है, ये दोनों चैप्टर्स का जो है समावेश है, कॉम्बिनेशन है। तो अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही इसमें मैंने वो लॉज भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं जो आपके फाउंडेशन कोर्स में थे, बट हमने कुछ बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमने एक्सप्लेन किए थे क्योंकि वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। वो सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में या उन एग्जाम्स में जो प्रॉपर साइंस का ही होता था उनमें आते थे। तो हमने इसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, साइंस की अलग, बायोलॉजी के अलग, इसी तरीके से मैथ्स की, इंग्लिश की, सभी की अलग हमने बना दी है, कंप्यूटर की अलग है। तो आप बिल्कुल जाकर चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। चलिए सबसे पहले ब्रीफिंग की मैं बात करूं तो मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एक चुंबक, एक मैग्नेट अपने आसपास जहां तक वो फोर्स लगा सकती है, किसी भी चीज को खींच सकती है या दूर भगा सकती है, वो आसपास का एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, यानी चुंबक के चारों ओर का स्थान जिसमें वो बल लगा सकता है, फोर्स लगा सकती है, उसको आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट इज लेंस लॉ, लेंस का नियम। ये हमने फाउंडेशन कोर्स में नहीं इनकॉर्पोरेट किया था, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने फाउंडेशन कोर्स में ये समझाया था कि जब भी करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिज्म बनेगा, चुंबकत्व आपको दिखेगा। जब भी मैग्नेट को हिलाओगे, मैग्नेट को चेंज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो वो ये बोलता है कि जब भी आप करंट बना रहे हो, एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन सच दैट करंट अपोजेस द चेंज दैट इंड्यूस्ड इट। आपने मान लो मैग्नेट वाला एरिया हिलाया, उसमें कुछ चेंज लेकर आए, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर दिया, तो उससे क्या होगा? करंट बनेगा। तो लेंस का लॉ ये बोलता है कि जब भी करंट, जो भी चीज बनती है ना, अगर आप मैग्नेट बना रहे हो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, अगर आप करंट बना रहे हो तो इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस मतलब प्रेरणा, यानी जो प्रेरक आप कह सकते हो, तो प्रेरित आप जो कह सकते हो, दैट मीन्स जो हमने खुद बनाया। तो जब भी आप करंट बनाओगे तो करंट किस दिशा में बहेगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? देखो आपने इनर्शिया पढ़ा था, जड़त्व, कि अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकता है। सेम करंट जो आपने बनाया है खुद, वो उस डायरेक्शन में बहेगा जो रोकेगा उसके अंदर आने वाले चेंज को। दैट मीन्स जिस भी कारण करंट बना है, जो भी आपने चेंज किया है जिससे कि करंट बना है, करंट उसी चेंज को रोकेगा। ठीक है। तो करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सच दैट करंट अपोजिस, वो करंट रोकेगा द चेंज दैट इंड्यूस्ड इट, यानी वो उसी परिवर्तन का विरोध करता है जिसने उसको बनाया है। तो दिस इज लेंस लॉ, सिंपल। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये मैग्नेट है, मैंने ये बोल दिया ये सारा एरिया वो है जहां पे ये अपनी फोर्स लगा सकता है। तो आप इसको डायग्रामेटिकली, यानी आप डायग्राम से कैसे शो करोगे? आप शो करते हो लाइंस बनाकर। ठीक है। तो ये लाइंस कुछ रूल्स फॉलो करती हैं, जैसे सबसे पहले वो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होंगी और साउथ पोल पे खत्म होगी मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से शुरू होंगी और नॉर्थ पर जाकर खत्म होंगी। दूसरी चीज, ये जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, इन पे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, जो चुंबकीय रेखाएं पास पास आ जाएंगी, बाकी जगहों पर दूर दूर चली जाएंगी। तीसरा, ये कभी भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, सिंपल। इसके अलावा जहां पे भी मैग्नेटिक लाइंस पास पास होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी मैग्नेट की, वहां पे चुंबकत्व ज्यादा होगा। जहां दूर दूर होंगी वहां पे चुंबकत्व कम कम होगा। नेक्स्ट इज कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग। ये लॉ ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का मतलब आवेश है, लेकिन बिल्कुल पॉइंट आवेश है, मतलब बिल्कुल बिंदु आवेश है, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसे है। हम
चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है R। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पे सेम फॉर्मूला है कि हमेशा जब भी दो पॉइंट चार्जेस कुछ दूरी पर रखे रहेंगे तो उनके बीच में एक बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो, चाहे वो विकर्षण बल है। भाई अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। तो वो फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस के, यानी वो जो भी आवेश है उनका क्या परिमाण है, उनके गुणनफल के समानुपाती है। और ये बल व्युत्क्रमानुपाती है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनको कंबाइन करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, के कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है आपका कुलाम्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशित पिंडों के बीच में उनके आवेशों के उत्पाद के सीधे अनुपातिक, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी चीज, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी चीज, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपको पॉइंट चार्जेस नहीं है, बहुत बड़े बड़े, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ बहुत आसान भी है। वो ये बोलता है कि अगर एक पॉइंट है, ये रहा, इस पॉइंट पे मैं बोल रही हूं बहुत सारी तार जुड़ी हुई हैं, तो इस पॉइंट पे, सिर्फ इसी पॉइंट पे टोटल करंट जीरो होगा। कुछ भी ऐसा होगा कि टोटल करंट जीरो होगा, तभी ये स्टेबल होगा, वरना बनेगा ही नहीं। मान लो ये आ रहा था I1 करंट, पहला करंट, ये दूसरा करंट, ये तीसरा करंट, ये चौथा करंट। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ये जो दो नोड्स हैं, ये जो दो तार हैं, इनसे बाहर की तरफ जा रहा होगा कहीं ना, क्योंकि एक बात सुनो, अगर आपका सॉकेट भी है तो कहीं से करंट आ रहा होगा तो कहीं जा भी रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता एक पॉइंट पर कि करंट सिर्फ आए, क्योंकि वरना वो फूक जाएगा, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो ये बोलता है, भाई आने वालों को प्लस से दिखा दो, जाने वालों को माइनस से दिखा दो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग I1, वेट करते हैं, प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6, टोटल जीरो होगा। ये है किरचॉफ्स लॉ, सिंपल। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यानी प्रतिरोध। आपको पता है कि आप कोई कंडक्टर भी ले रहे हो, अगर कोई ऐसी चीज भी ले रहे हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो रही है, तो उसमें भी कुछ प्रतिरोध होता है, क्योंकि करंट में इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप करंट को फ्री छोड़ दो तो वो कुछ भी जला देगा या फूक जाएगा। तो इसलिए हर चीज में हम थोड़ा सा प्रतिरोध डालते हैं ताकि करंट की इतनी सारी एनर्जी उसका नुकसान ना करे, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? टोटल 4। सबसे पहला है लेंथ यानी लंबाई। तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतनी ही ज्यादा रुकावट होगी करंट के लिए। सेकेंड इज एरिया यानी क्षेत्रफल। जितना ज्यादा, मान लो ये एरिया है और एक का ये एरिया है, तो आराम से करंट इसमें आराम से बह सकता है। तो जितना ज्यादा करंट, रुकावट उतनी कम। तो वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है नेचर। नेचर का मतलब क्या है? मान लो मेटल है या कंडक्टर है, धातु है या चालक है, तो उसका रुकावट अपने आप कम होगी क्योंकि वो करंट को आराम से बहने देता है। लेकिन अगर इंसुलेटर, कुचालक आपने ले लिया, आपने एक कह सकते हो नॉन मेटल ले लिया, अधातु ले लिया, तो उसका अपने आप से जो आपका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि करंट उसमें नहीं बहता। ठीक है। लास्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान। देखो, प्योर मेटल अगर आपने लिया, बिल्कुल शुद्ध धातु अगर ली है, तो वो अपने आप से करंट आराम से बहने देता है उसमें।
लेकिन अब आप उसमें से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसे गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, जब वो आराम से अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहा था तो क्या जरूरत थी। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बहने लगता है, लेकिन जब वो मेटल, जब वो धातु अपने अंदर से आराम से करंट पास करने दे रही थी, तो उसका तापमान नहीं बढ़ाना। अगर आप प्योर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस, रुकावट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एलॉयज की बात करूं मैं, ठीक है, मिश्र धातु की बात करूं, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रुकावट उतनी रहती है। और आपको मैं बता दूं, एलॉयज की, मिश्र धातु का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रुकावट होती है। नाइक्रोम का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से ये आएगा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रो क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास में ऑलरेडी। तो रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, अगर मैं 1 मीटर का तार लूं, 1 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल, मतलब मैंने एक ऐसा तार ले लिया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर का है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। इट्स बेसिकली कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो तो बदल सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना आपने कितना लंबा तार लिया। लेकिन 1 मीटर तार का रेजिस्टेंस फिक्स होगा। मतलब ये समझ लो कि अगर आप फल लेने गए हो या कुछ भी लेने गए हो, 1 किलो के रुपए आपने पूछ लिए, उसके बाद जो रुपए आप दुकानदार को दोगे वो डिपेंड करेगा आपने कितने फल लिए। तो रेजिस्टेंस है वो अमाउंट जो आप दुकानदार को दोगे, रेजिस्टिविटी वो है, प्रतिरोधकता वो है जो दुकानदार आपको बताएगा एक यूनिट के फिक्स अमाउंट, मतलब जो होता है। तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं हो सकती। कई बार क्वेश्चन आया है कि एक तार है, उसकी लंबाई बढ़ा दी, एरिया घटा दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। वो आपको 1 मीटर तार और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार की रेजिस्टेंस आपको बता देगा। तो उसके बाद आपको 5 मीटर लेना है तो 5 मीटर का रेजिस्टेंस निकाल दो, आपको 1 मीटर का पता है, तो वो चीज होती है। तो रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टिविटी क्या है, ये बराबर होता है ऐसी रॉड के रेजिस्टेंस के, ऐसी छड़ के प्रतिरोध के बराबर होता है जो 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होता है। सिंपल। ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती, ना एरिया पे डिपेंड करती, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर उन्होंने ये बोला लंबाई दुगनी कर दी तो बताओ प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एरिया दुगना कर दिया तो क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी कॉपर का था लेकिन अब मैंने उसे नाइक्रोम का बना दिया, नेचर ही बदल दी, तार ही बदल दिया ना, फल बदल दिया आपने सिंपल, तो आपका रेट भी फर्क हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम ये कहता है कि अगर मैं तापमान कांस्टेंट रखूं, नियतांक रखूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं, कि टेम्परेचर से ना इधर उधर हो जाती हैं चीजें, करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखोगे तो जितनी वोल्टेज दोगे, जितना विभवांतर दोगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, करंट भी उतना ही बहेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, या इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट। यहां से फॉर्मूला निकलता है V इज इक्वल्स टू IR। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 3 नियम पढ़ने वाले हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और कॉर्कस्क्रू रूल। देखो, जब आप मैग्नेट से छेड़छाड़ करते हो ना तो 2-3 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी तार में से करंट पास करते हो या किसी भी चीज में से करंट पास करते हो तो वो मैग्नेट का काम करता है। तो मैग्नेट कैसी, बार मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, या मैं ये कहूं कि जो उसकी मैग्नेटिक लाइन होती है उसकी शेप क्या होती है। तो अगर आपको कभी भी करंट से मैग्नेटिज्म बनाना हो और ये देखना हो कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम यूज करते हैं कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्कस्क्रू रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको। ये बोलता है कि मान लो आप एक तार में से करंट पास कर रहे हो, तो ये इमेजिन करो कि आपने उस तार को अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया। अब अपने अंगूठे को उस डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन में करंट है। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ऐसे, अगर करंट नीचे की तरफ है तो इस तरीके से पकड़ो। तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ रही होंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का, मान लो आपका जो वायर था वो उसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो ये तो आपने देख लिया कि जो उंगलियां हैं वो गोल घूम रही हैं,
तो फील्ड जो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप देखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर तार मान लीजिए करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये है आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसको कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। कॉर्कस्क्रू वो होता है जो पेच खोलने के काम आता है। तो वो ये बोलता है कि ये इमेजिन कर लो कि आपने वो कॉर्कस्क्रू पकड़ा हुआ है, अब आप उसके घुमाओगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट होगा। करंट नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ से खोल रहे हो, करंट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ से खोल रहे हो, उसको ऐसे गोल गोल घुमा के। तो जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला, अब दो हैंड्स के रूल बच रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ना आपको रूल याद नहीं करना, आपको ये याद रखना है कौन सा रूल क्या चीज बताएगा। और ये मैं क्लास में भी बहुत आराम से समझा चुकी हूँ। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि उल्टे हाथ का तो चाटा बहुत तेज लगता है, यही बोलते हैं ना जब गुस्सा आ जाता है या नहीं भी आता हम बोलते हैं। तो उल्टा हाथ हमेशा फोर्स के बारे में बताएगा, सीधा हाथ हमेशा करंट के बारे में बताएगा। जब आप देखो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट से करंट बनता है, करंट से मैग्नेट बनती है। क्या होगा अगर एक जगह पे करंट और मैग्नेट दोनों है, वहां पे बल बनेगा, फोर्स, बल। तो वो बल आपको देगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये बोलता है कि आप अपने हाथ का थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर को इस तरीके से अरेंज करो कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। आपने अरेंज कर लिया। तो जब आप अरेंज करते हो तो फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर फर्स्ट एफ से शुरू है, ये फील्ड की तरफ दिखाएगा कि मैग्नेट किस तरफ है। सेंटर फिंगर सी से शुरू है तो सी से करंट, सेंटर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो। मान लो चुंबक इस तरफ रखी है, यानी ऐसे रखी है मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो डायरेक्शन ये हो गई। करंट नीचे की तरफ बह रहा है, कोई तार भी रखा हुआ है, मैग्नेट भी है तो करंट भी है। करंट है, आपने तार नीचे की तरफ रखा है तो वहां फोर्स बनेगी। तो फोर्स किस तरफ बनेगी, मेरी तरफ। यानी अगर एक ऐसा तार है, ऐसे ये तार नीचे लटका रखा है आपने, करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेट ऐसे रख रखी है, तो ये अपने आप से वहां फोर्स बनेगी और ये तार ऐसे घूम जाएगा। इस तरीके से था तो एकदम ऐसे बन जाएगा। तो जब भी करंट और मैग्नेट को बनाओगे तो फोर्स बनेगी, और फोर्स कौन बताएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अपने फोर फिंगर का मतलब है सबसे पहली फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को 90 डिग्री के एंगल पे एडजस्ट करो, समकोण पर पकड़े। उसके बाद इस तरीके से एडजस्ट करो कि फोर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दे। जो तर्जनी है, इसको पहली उंगली को तर्जनी भी बोलते हैं हिंदी में, तो तर्जनी जो बताएगी वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। मध्यमा उंगली जो बीच वाली है वो विद्युत धारा यानी सेंटर करंट की तरफ बताएगी। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन होगी आपके फोर्स की यानी बल की। राइट हैंड रूल एग्जैक्टली सेम है, सेम, बस जैसे इसमें थंब के बारे में लास्ट में बताया क्योंकि हमें फोर्स के बारे में जानना था, ये करंट के बारे में बताता है, राइट हैंड करंट के बारे में बताता है। तो करंट कौन बता रही थी, सेंटर फिंगर, तो सेंटर फिंगर सबसे लास्ट में बताएंगे। तो इसमें क्या है, ये तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे समकोण पर एडजस्ट करो इस तरीके से कि फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर या तर्जनी वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताए, ये सेम हो गया। थंब, अंगूठा फोर्स के दिशा में आपका हो, तो जिस भी दिशा में सेंटर फिंगर होगी वो होगी करंट की डायरेक्शन, सिंपल। तो सेम है। मान लो ऐसा था कि एक वायर था, करंट जो है ऊपर की तरफ उसमें बह रहा था, और ऊपर की तरफ बहते बहते इसमें बल लगने लगा और ये अपने आप ऐसे हो गया। तो सुनो, जैसे ये है तो करंट किस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, राइट। अच्छा, करंट तो मुझे आपको बताना ही नहीं था, सॉरी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, और ये फोर्स ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट किस दिशा में होगा। एक तार था, उस तार पे आपने उस चुंबक रखी आसपास और उसको हिलाने लगे, आप ऐसे हिलाने लगे, तो बताया ना जब भी ऐसा कुछ करोगे तो करंट बनेगा। तो क्या होगा, अपने आप सोचो, मैग्नेट आपने इस तरफ रखी थी तो ये था, ठीक है। आपने क्या करा, फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हो, बाहर की तरफ लगा रहे हो, तो फोर्स ये बताता है, राइट। तो फोर्स हो गया ये, तो करंट अपने आप किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब इस तरीके से देख लो। फिर आपने मैग्नेट इस तरफ रखी थी,
फोर्स आप इस तरफ लगा रहे थे तो करंट अपने आप ऊपर की तरफ होगा, सिंपल। तो इतना कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है उल्टे हाथ से फोर्स पता लगती है, सीधे हाथ से करंट पता लगता है, दैट्स इट, सेम वही इसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी हमने फाउंडेशन कोर्स में नहीं किया था, तो ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बेसिकली ये अरेंजमेंट है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंस, 4 प्रतिरोध यूज करते हैं, उन्हें बैलेंस, संतुलित किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और होता क्या है, हम इसमें 4 रेजिस्टेंस यूज करेंगे और ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। असल में इनको इस तरीके से बैलेंस किया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है कि जो इनका रेशियो है, इनका समानुपात बराबर होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। और ये लॉ यूज होता है जब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस नोन हो, उनकी वैल्यू हमें पता हो और एक की हमें निकालनी हो, सिंपल। तो ये है, ये 4 आर्म्स होती हैं इसमें, जिसमें 2 आर्म्स जो होंगी वो नॉन रेजिस्टेंस की होंगी और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा या वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। ये काम करता है कि जब गैल्वेनोमीटर, भाई आपने 4 रेजिस्टेंस लगाए, अब आप करंट इसमें डालना शुरू कर रहे हो, अब आप करंट की वैल्यू चेंज करते रहोगे और तब तक चेंज करोगे जब तक गैल्वेनोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन ना हो जाए, 0 ना दिखाने लग जाए। जब जैसे ही गैल्वेनोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट मींस उनका रेशियो अब बराबर हो गया, आप उससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब आप ईएमएफ बना रहे हो, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। देखो अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपने सर्किट बनाया लेकिन अभी तक एक बार भी उसमें से करंट पास नहीं किया। करंट पास करते ही हम वोल्टेज का नाम दे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे देते हैं, पर अगर अभी तक एक बार भी करंट पास नहीं किया तो उसे वोल्टेज नहीं बोलते, उसे ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। तो जब आप ईएमएफ को देखो इन्होंने क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट। अगर आपने कोई वोल्टेज बनाई, ईएमएफ आपने बनाया है, तो वो बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया टाइम के साथ। देखो मैं बताती हूँ क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, होता क्या है, चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की समय दर होती क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि कोई सरफेस है, कोई सतह है कोई, इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करी और कितनी बाहर निकली, सिंपल। कितनी एंटर की और कितनी बाहर निकली, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इसमें किसी भी तरीके से चेंज ला रहे हो, आपने इसका सरफेस ऊपर नीचे कर दिया, कम ज्यादा कर दिया, तो जब भी आप इसमें चेंज लेकर आओगे ना टाइम के साथ साथ, तो वोल्टेज बनती है, ईएमएफ बनता है बेसिकली। तो वो ये बोल रहा है जितना ज्यादा चेंज लाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ बनेगी, उतनी ज्यादा वोल्टेज बनेगी। किसका लॉ है? ये है फैराडे का लॉ, सिंपल। चलिए अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे, इसके पीवाईक्यूज पे। सबसे पहला, द न्यूट्रल पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टली पोजीशन बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जाएगी नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस तरीके से नीचे भी। तो वो ये बोल रहे हैं इसमें न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब तटस्थ बिंदु क्या होता है। तो तटस्थ बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पे ये कोई बल नहीं लगा सकती। इस मैग्नेट के लिए वो पॉइंट बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका होना ना होना बराबर है। वो कौन सा पॉइंट होगा? जहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रल पॉइंट क्या है? जहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, शून्य होती है। इन 1834 में किसने ये लॉ दिया था कि जो करंट बनता है, जब करंट जो बनेगा वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो उस डायरेक्शन को बनाने वाले चेंज को रोकता है। ये था लेंज लॉ कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो करंट प्रवाह होता है, वो उस डायरेक्शन में होता है जिससे वो उस चेंज को रोक सके जिसने उस करंट को बनाया है। वो था लेंज लॉ, हाइनरिच फ्रेडरिक लेंज। के कब बनाया था? 1834 में, सिंपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑप्शन इज करेक्ट फॉर कुलॉम्स लॉ। कुलॉम लॉ के लिए कौन से पॉइंट वैलिड है? वैलिड फॉर बोथ पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए ये वैलिड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जब चार्ज बटा हुआ हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं,
सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है वो तो हट गया ना, तो वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि सर्किट में प्रेरित ईएमएफ, जो ईएमएफ बनेगा, वोल्टेज जो बनेगी वो बराबर होगी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसके। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन सा था, ये था फैराडे लॉ। फैराडे ने ज्यादातर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर, यानी उसने खुद बना के देखे हैं वोल्टेज ईएमएफ, तो जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आएगी, फोर्स उसने खुद बनाई, करंट उसने खुद बनाया, जो भी चीज बनाई हो खुद से, इंड्यूस की हो, फैराडे से रिलेटेड होंगी मैक्सिमम। जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 एम्पियर करंट में? देखो इसका ना फॉर्मूला होता है, बेसिकली करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है, और कुलाम Q इज इक्वल्स टू NE। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो आप यहां से निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको बता भी दूं, 1 एम्पियर में, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, सिंपलेस्ट यूनिट में ये भी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, राइट। Q यानी चार्ज भी 1 कुलाम होगा, टाइम भी 1 कुलाम होगा। वैसे ये लर्न कर लेना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप 9-10 की एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, आपको हर एग्जाम में, जो स्कूल के भी एग्जाम्स होते हैं ना, ये क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 कुलाम आ जाए चाहे, या फिर 1 एम्पियर आ जाए, एक ही बात है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बता सकती हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, राइट, है ना। उल्टा कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कुलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपॉन में चला जाएगा। 10 की पावर -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19, ये बचा 1/1.6। ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये आया 5/8 इंटू 10 की पावर 19, 0.625 इंटू 10 की पावर 19, या फिर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता का मान सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा करंट को कौन रोकता है? नाइक्रोम। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और नाइक्रोम से ही आप क्या बनाते हो, जो करंट को रोके, अगर कोई भी चीज करंट को रोकती है ना, तो वहां हीट बनती है, ऊष्मा बनती है। तो प्रेस आयरन जो होती है, आयन जो होती है, वो जो कपड़ों पे करने वाली आयन होती है, उसमें नाइक्रोम का ही वायर यूज होता है। Which of the following elements is highly effective for making a permanent magnetic? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? स्टील यूज करते हो। टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हो। 4 रेजिस्टर्स हैं, इनको सीरीज में जोड़ दिया, श्रृंखला में जोड़ दिया, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ। बहुत आसान होता है, सबको ऐड कर देते हैं, सिंपल। श्रृंखला में सबको ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। 7 + 11 दैट मीन्स 18 ओम। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है, मैं आपको बता दूंगा, इसकी फॉर्मूले उसके बार बार लिख कर देखना, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप देख भी लेना इसमें, व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट? आपको मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत कहां मिलेगा? जहां पे लाइंस पास पास होंगी, भीड़ भाड़ होगी। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जहां पे फील्ड लाइंस आपस में पास पास होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा मटीरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, दोनों का बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट सिल्वर होता है, और सिल्वर ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, चांदी ही इसका करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज टू ईदर ब्रेक ए सर्किट और कंप्लीट इट? किसी भी सर्किट को कंप्लीट करना हो या तोड़ना हो, कैसे तोड़ सकते हो? ये तो कहोगे नहीं वायर तोड़ दोगे, राइट, पर कोई ऐसी डिवाइस होगी ना जिससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो सर्किट को। हम घर पे ऑन ऑफ किससे करते हैं? स्विच से। तो सर्किट का भी क्या होगा? ये स्विच ही इसका आंसर होगा।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड डेंसिटी। जी नहीं, रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। अब आप देख लो ये चारों ऑप्शंस किसी में है या नहीं। डेंसिटी पे नहीं करता, ये खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब कंडक्टर्स के लिए सेम होगा, नहीं। प्रतिरोधकता सबके लिए बराबर कैसे हो सकती है? मेटल में तो रेजिस्टिविटी कम होगी, प्रतिरोधकता कम होगी, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होगी, तो ये भी गलत है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, ये बिल्कुल सही है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है एरिया, क्षेत्रफल, तो ये बिल्कुल ठीक है। A light bulb working on a 18 volt battery, वोल्टेज दे दी 18 वोल्ट, ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट है 3 एम्पियर का, रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है, सॉरी अवरोध निकालना है, प्रतिरोधक निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो 18 बराबर है 3 गुना R के, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 अपॉन में जाके 6 ओम। इंड्यूस्ड करंट, जो करंट बनता है, अच्छा करंट जो बनेगा उसके डायरेक्शन कौन सा लॉ से पता लगेगी? करंट राइट हैंड से। तो करंट सबसे ज्यादा कब बनेगा? सबसे आसान, आप अपने हाथ की तीनों उंगलियों को, दोनों उंगली और एक अंगूठे को किस एंगल पे रखते हो? 90। क्यों? 90 डिग्री पे करंट भी मैक्सिमम बनता है, 90 डिग्री पर फोर्स भी मैक्सिमम बनती है, ध्यान रखेंगे। तो बताओ करंट हाईएस्ट तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो मूवमेंट होगा, not at right angles to the electricity, at right angles to the electric source, at right, करंट बनाना है ना, तो करंट अगर बनाना है तो मैग्नेट चाहिए होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पहली बात, तो या तो ये है आंसर या तो ये है, नॉट एट राइट एंगल्स और एट राइट एंगल्स, तो एट राइट एंगल, सिंपल। क्यों? नेट चार्ज है, टी टाइम है, तो इक्वेशंस बताओ क्या होगी। तो बेसिकली आई आ रहा है, मुझे एक चीज दिख रही है, तो करंट का फॉर्मूला पूछ रहा है। करंट क्या होता है? करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, कितना आवेश बह रहा है कितने समय में, तो आई बराबर होता है Q बटे टी। ये फाउंडेशन कोर्स में हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमने कौन सा रूल यूज किया था? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तीन ही लॉ पढ़े थे, लेफ्ट बता रहा था फोर्स, राइट बता रहा था करंट, और डायरेक्शन कौन बता रहा था? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल जिसको बोलते हैं। Whose law states that at a junction, एक जंक्शन पर जितना भी करंट आ रहा है या जा रहा है उन सबकी सम 0 होगा। किरचॉफ आपको बताया था कुछ था, रॉबर्ट किरचॉफ लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डैश रजिस्टर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 होते हैं, और उनका रेशियो सेम होता है, बराबर होता है, R1 अपॉन R2 बराबर होगा R3 अपॉन R4 के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूज वायर? देखो फ्यूज वायर क्या करते हैं, सर्किट में लगा देते हैं पहले, ताकि अगर कभी भी करंट ज्यादा हो तो वो वायर पिघल जाएगा, ताकि वायर पिघल गया तो अब वो वायर टूट गया वहां से, तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा। मतलब इट इज जस्ट लाइक ये मेन वायर है, यहाँ फ्यूज वायर लगा दिया, अब आगे दूसरा वायर, तो अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो आगे फ्रिज एसी सब कुछ लगा हुआ है, तो वो फूक जाएंगे अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया। तो हम पहले ही फ्यूज वायर लगा देते थे, इससे क्या होता था, अगर कभी भी करंट बहुत ज्यादा हो, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो हल्की सी भी करंट ज्यादा हुआ ये पिघल जाएगा, और पिघलते ही क्या होगा, ये टूट गया यहाँ से, अब यहाँ वायर है ही नहीं, और यहाँ वायर नहीं है मतलब ब्रेक हो गया सर्किट, सिंपल। तो फ्यूज वायर का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, गलनांक कम होता है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी यानी रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि करंट को रोकोगे तो हीट बनेगी और हीट से वो पिघल जाएगा, सिंपल। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब कि रोकने की शक्ति ज्यादा है, मतलब क्या है, कंडक्टिविटी कम है, चालकता कम होती है, और इसी के साथ इसका गलनांक भी कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी। जी, why do atoms and non-polar molecules have no dipole moment? देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, जब प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो एक मॉलिक्यूल पे, उसे कहते हैं कि पोलर है, यानी डाइपोल आ रहा है इसके ऊपर।
लेकिन अगर एटम है या जिसपे चार्ज ही नहीं है कुछ भी, तो जब चार्ज ही नहीं है तो जीरो डाइपोल मोमेंट हो गया ना, जो उसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो हो गया ना, क्योंकि प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। और क्यों नहीं है प्लस माइनस? क्योंकि बिल्कुल जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो उस पर ये नॉर्मली डाइपोल मोमेंट उनमें मिलेगा जब एटम का साइज ऊपर नीचे होगा या दोनों की नेचर अलग अलग होगी। HCl एक मान लो मेटल है, एक नॉन मेटल है, मतलब ऐसे पे प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता है और ऐसे पे डाइपोल मोमेंट आता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण आता है। लेकिन जब आप ये समझो कि मान लो मैं ले रही हूं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो वहां तो प्लस माइनस चार्ज ही नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों के नेचर सेम हो गई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है बिल्कुल बराबर होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। डाइपोल मोमेंट क्या मेजर करता है कि जो दो अपोजिट चार्ज हैं, प्लस माइनस चार्ज है, तो उनके बीच में कितना सेपरेशन है। तो डाइपोल मोमेंट को देखते हैं कैसे, जो चार्ज है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। सिंपल, डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। लेकिन अगर नॉन पोलर है, वो पहले बता चुके हैं चार्ज है ही नहीं, प्लस माइनस है ही नहीं, क्या कैलकुलेट करोगे? और प्लस माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस माइनस तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा। लेकिन अब जब दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है तो क्यों वो लेंगे और देंगे? तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर बटे हुए होते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फील्ड व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस? अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? कूलम्ब्स लॉ से डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फील्ड कैसी हो जाएगी? छोटी। सिंपल, इट डिक्रीजेस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो चार्ज है आपके पास 4 कूलम का, वोल्टेज है 6 वोल्ट की, वर्क निकालना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, कितना काम कर सकते हो कितने चार्ज को मूव करने के लिए। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V है 6, ये है 4 अपॉन Q। तो Q की, सॉरी आई थिंक मैंने ये गलत कर दिया, हाँ तो सही है ना, वर्क निकालना है ना, तो वर्क का फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू। तो V हो गया 6 इंटू 4 यानी 24 जूल। सिंपल। व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर नोन एज? हीटर में जो तार होती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कई बार, एलिमेंट फूक गया, एलिमेंट ठीक कराना है, तो उसको एलिमेंट बोला जाता है। Which of the following laws is applicable to the force of attraction or repulsion between 2 point charges? दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका कौन सा नियम है? कूलम्ब्स लॉ। ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि कूलम्ब्स लॉ है जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स को कैलकुलेट करता है। चलिए एम्पियर के बारे में बताइए। पहली चीज, एम्पियर किसकी यूनिट है? SI यूनिट है करंट की। करंट को I से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला Q अपॉन T। Q को 1, I को 1 एम्पियर लिख सकते हो, Q को 1 कूलम और टाइम को 1 सेकेंड। तो जब भी एम्पियर के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब या किसी भी यूनिट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यूनिट का मतलब होता है उसके फॉर्मूले में 1 1 1 पुट कर दो। तो 1 कूलम का चार्ज और 1 सेकेंड। चलिए 1 कूलम 1 मिनट, गलत। 2 कूलम, गलत हो गया। 1 कूलम 1 सेकेंड, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। When do electrons move for the flow of charges in a conducting metal wire? इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे किसी भी तार में? इलेक्ट्रॉन्स तब मूव करेंगे जब वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जब वहां पे प्रेशर का डिफरेंस होगा। कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब वो मूव करेंगे। या कहीं पे वोल्टेज कम होगी, कहीं पे वोल्टेज ज्यादा होगी। जब तक डिफरेंस नहीं मिलेगा प्रेशर का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो मूवमेंट नहीं करेंगे। When there is no difference, गलत। When the charges stop flowing, वो यही बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जब वो मूव करना बंद हो जाएंगे। गलत हो गया। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इन अ रजिस्टर, एक प्रतिरोधक में अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे, रुकावट डबल कर दिया आपने, तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट को डबल अब आप रोक रहे हो,
तो इसका मतलब क्या है, अब करंट पहले से आधा हो जाएगा ना, क्योंकि रुकावट कम करोगे अगर तो करंट बढ़ जाएगा, रुकावट डबल कर दी तो करंट आधा हो जाएगा, द करंट गेट्स हाफ। इलेक्ट्रिक सेल, सेल को आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है, तो ये जो पतली और लंबी होती है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटी और मोटी होती है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो वो बोल रहे हैं थिकर और शॉर्टर लाइन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नकारात्मक टर्मिनल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, राइट। अगला, पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब बस ये होता है कि कितनी लाइंस आ रही हैं किसी सरफेस से, कितनी जा रही हैं, सिंपल। नेक्स्ट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, तो ये गलत हो गया, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई क्लोज सरफेस है, बिल्कुल बंद सरफेस है, तो जितनी इसमें से लाइंस आएंगी उतनी ही जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल कंटिन्यूअस लूप्स होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि अगर आ कम रही है, जा ज्यादा रही है, या ज्यादा आने वाली इसमें से पास होने वाली बहुत सारी है, बाहर निकलने वाली कम है, तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर ना क्लोज लूप होते हैं, जितनी आएंगी जितनी जाएंगी उतनी ही जाएंगी, तो कितना हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, जीरो हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल्स बराबर होते हैं, गलत। ये ज्योग्राफिकल पोल्स है, ये नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक पोल्स 15 डिग्री पे होते हैं, और इधर होता है साउथ मैग्नेटिक, इधर होता है नॉर्थ मैग्नेटिक, और इनके बीच का एंगल 15 डिग्री का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस लूप्स होती हैं, निरंतर लूप होंगे, बंद बिल्कुल लूप होंगे अगर क्लोज सरफेस है तो जितनी लाइंस आएंगी उतनी लाइन इसमें से जाएंगी, इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। नेक्स्ट, इनमें से बताइए करंट का कौन सा अच्छा चालक नहीं है। गोल्ड, सॉइल, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड जो है करंट को नहीं बहने देता, सिंपल। Who among the following introduced the concept of electric field for the first time? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अवधारणा है वो किसने बताई थी, फैराडे ने। फैराडे ने सबसे पहले ये बताया था कि जैसे मैग्नेट की एरिया होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, करंट का भी एक एरिया होता है जहां पे वो बल लगा सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। टोटल चार्ज बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, द्विध्रुव पे कुल आवेश कितना होता है, प्लस होता है और माइनस होता है, इनको सम करोगे कितना आएगा, जीरो, और बराबर बराबर होता है, मैं ये भी बता दूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स, जो मेटल हैं, जो धातु हैं, उनमें जितना करंट बहता है उसको चालकता कहते हैं। और ये क्या होगा, देखो मेटल, सेम वही बात आ गई ना कि आराम से करंट बह रहा है तो बहने दो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी, चालकता कम हो जाएगी। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गाइज ये थे सारे PYQs। आई होप ये चैप्टर समझ आ गया हो, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ब्रीफिंग ही लूं तो अभी भी मैंने करंट का बेसिक कंसेप्ट, वोल्टेज का बेसिक कंसेप्ट छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं वो शुरू करूंगी तो ये PYQs और ब्रीफिंग कम प्रॉपर चैप्टर की वीडियो ज्यादा बन जाएगी, और इससे हमारे उन एस्पिरेंट्स का भी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनको PYQs करना है। तो जस्ट एक आउटलाइन थी चैप्टर की, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको चैप्टर एक बार रीड आउट करना है और उनके पास ऐसा नहीं है कि वो ये चीज वीडियो में नहीं कवर करेंगे, साइंस बैकग्राउंड से, तो जस्ट गो थ्रू द PDFs वंस, एक बार PDF देख लेना, अदरवाइज आप वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो ताकि कंसेप्ट से एक बार ब्रश अप हो जाए। सो दैट्स इट गाइज, आज की इतनी ही वीडियो थी। आप हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर विजिट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत सारे बैचेस, सभी बैचेस का जो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है ऑफिसर बैच, आप वो ले सकते हो, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल बैचेस प्रॉपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो अपने रिक्वायरमेंट के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।